आज भी 2-2 मीटिंग क्रिएटेड है। यस सर। कुछ लोग उधर भी होंगे हमको लगता है फिर। कुछ लोग उधर भी हैं क्या? सर वो तो 16 तारीख को मीटिंग है ना। 16 की मीटिंग है। यस सर, नीचे वाला डेट 16 लिखा है, ऊपर वाला 17 वाला मीटिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सही सही। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो तो क्या करना है आज? डिस्कशन करना था क्वेश्चन एनसीईआरटी लेके आए होंगे अपनी अपनी क्वेरी आप सभी। यस सर। हाँ सर। तो फर्स्ट चैप्टर पहले एनसीईआरटी में आप कुछ पोस्ट करिए जो भी आपके हैं क्वेरीज। एनसीईआरटी की जो भी क्वेरीज हैं उनको पोस्ट करो आप। हाँ, और फिर अपने टारगेट से जो भी क्वेरीज हैं उनको पोस्ट करो। एनसीईआरटी चैप्टर 1 से जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको पोस्ट करिए। प्लीज पोस्ट करिए। लाइन आउट है क्वेश्चन की। हैं? एक क्वेश्चन है, उसे बोलूं या पोस्ट करूं? छोटा सा है। हाँ, बोल दो। अगर बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन तो बोल दो। So an electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden break. Why not? अच्छा देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो वो एक कंटिन्यूअस कर्व के रूप में जो है वो अपना अपीयरेंस लेती है, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दिया गया। कहीं भी वो ब्रेक नहीं होगी या कहीं पे भी सडन उसमें जो है चेंजेस भी नहीं होंगे। वैसे तो आपको ब्रेक ही लिखा है बट सडन चेंज के भी संभावना नहीं है अनलेस अदरवाइज। एक पॉइंट इसमें और जोड़ लो,
unless otherwise it is not at the location of point charge. ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और पॉइंट चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पेस में देखोगे तो फील्ड लाइंस में कहीं भी सडन जो है आपको ब्रेकिंग नहीं दिखनी चाहिए। इसका मतलब कि ये कहा जा रहा है कि उस लोकेशन की बात करी जा रही है जहां पे चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज का लोकेशन है तो वहां तो निश्चित रूप से जो फील्ड लाइन में जो है वो आपको मालूम है कि ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। ठीक है ना, तो जहां पे हाँ सर। चार्ज नहीं है वहां पे उस रीजन में जब भी आपका कर्व होगा तो इट विल बी ए कंटिन्यूअस कर्व, वॉट एवर द चेंज इन फील्ड इज गोइंग टू बी ग्रेजुअली प्रोसीड, है ना, वो ग्रेजुअल होगा। धीरे 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 फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से, अगर घट रहा है फील्ड तो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और फाइनली जो है फार अवे आपको मालूम है कि पोजीशन पे जो फील्ड होगा दैट विल बिकम जीरो। ठीक है ना, इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे इधर में ऐसे फील्ड है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से फील्ड जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, स्पेस में यस सर। इस तरीके का ब्रेकेज नहीं होगा। तो इस तरीके का ब्रेकेज होने का मतलब क्या हुआ कि एब्रप्टली जो है वहां पे फील्ड जो है वो जीरो हो रही है एंड देन आफ्टर इट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो हाँ दिस सर। टाइप ऑफ हैपनिंग कैन नॉट अकर, क्योंकि फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस वेरिंग क्वांटिटी है। ठीक है, ये नहीं है कि सडन में कहीं पे वो जीरो हो गई देन आफ्टर इट विल हैव अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली हाँ वेरिंग सर। क्वांटिटी होने के कारण इसमें कहीं पे सडन जो है वो ब्रेक नहीं होगी फील्ड लाइन में। ठीक है, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट बोलो भाई, अगली क्वेरी पोस्ट करो फटाफट। एनसीईआरटी में किसी की क्वेरी है, प्लीज रेज योर हैंड। सर एक सेंटेंस है मतलब बता दीजिए। हाँ सेंटेंस बोलिए, क्यों नहीं। The constant of proportionality K in Coulomb's law is a matter of choice if the unit of charge is to be defined using Coulomb's law. In SI units, however, what is defined in the unit of current via its magnetic effect Ampere's law, the unit of charge Coulomb is simply defined by 1 Coulomb is equal to 1 ampere second. In this case, the value of K is no longer arbitrary. It is approximately 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. अब इसी में ये बोला गया कि स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि मोस्टली अगर आप एम्पियर का डेफिनेशन देखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मालूम ही होगा आपको कि 7 फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हो, जो क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, Light intensity. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, और लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। है ना, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको आप फंडामेंटल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हो, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम लोग फंडामेंटल की तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
इस करंट को जो डिफाइन करा जाता है वो दो पैरेलल वायर्स जो है वो एक दूसरे से प्लेस्ड हो एक सर्टेन सेपरेशन पे, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके करस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है और उसका जो है यूनिट ऑफ एम्पियर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आगे चल के जब मैग्नेटिज्म आप पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा और अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा, उस सारी इंफॉर्मेशन आगे चल के आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट को फंडामेंटल डिफाइन करें और उस करंट का यूनिट जो है आप एम्पियर के रूप में रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है ना, Yes, करंट की जो यूनिट है उसको हम लोग एम्पियर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किए हैं। अब जब इस फंडामेंटल को डिफाइन कर दिया आई को, तो चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चार्ज, करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर के करेस्पॉन्डिंग। तो क्यू को अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा अगर कांस्टेंट करंट है तो, और वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन में जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, यानी कि एम्पियर सेकंड इसका जो है वो यूनिट हो गया। एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलम कहते हैं। ठीक है ना, एम्पियर सेकंड जो है इसी को हम लोग कूलम के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब हम फंडामेंटल के रूप में करंट को रिकॉग्नाइज कर लिए, तो जो फोर्सेस बिटवीन द टू चार्ज पॉइंट्स है जिसका यूनिट हमने कूलम में लिखा है, तो उस फोर्स को लिखने के लिए हम जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का उसको Q1 Q2 डिवीजन में R स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और जो चार्ज यूज करा है इसके यूनिट पे तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप यूनिट कूलम या एम्पियर सेकंड की लेते हो यानी कि एसआई यूनिट को लेते हो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन, in that case this particular constant is comes out to be a constant and approximately equals to 9 into 10 to the power 9 मिलता है आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कि जो यूनिट है आप चार्ज की बदल दिए, चार्ज की यूनिट आपने बदल दिया, तो नेचुरल है कि उसी के करस्पॉन्डिंग जो है आपका ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा दैट विल आल्सो चेंज। yes, sir. है ना, ये तो नहीं है ना कि दो चार्जेस का यूनिट बदलोगे तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बदलेगा, नहीं बदलेगा। यूनिट बदलने से तो इंटरेक्शन नहीं बदलेगा, बट रिलेशन में जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो कांस्टेंट जो होगा वो उसी यूनिट के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से मैनेज होगा कि वो फोर्स उतना ही रहे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको आप कह रहे हो ये हमारा चार्ज की यूनिट पे डिपेंडेंट हो जाएगा, बट एक स्पेसिफिक कोई भी यूनिट आप लोगे चाहे जो भी लो तो उसमें ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट रहेगा। जैसे एसआई यूनिट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मिला है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। Yes, और किसी की कोई क्वेरी है भेजो भाई। एनसीईआरटी में हर्ष बोलो, भेजो। तो उसने भेज दिए। कहाँ, चैट में दिख रहा है? चैट में तो दिख नहीं रहा। वेट सर करके आया, चैनल पे डाली है। अच्छा चैनल पे चैनल पे है। है। ओके ओके ओके, फिजिक्स कहाँ, चैनल पे भी तो नहीं, चैनल पे भी तो नहीं। कहाँ चैनल पे तुम लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा फिर? मुझे तुम्हारे सामने ही तो खोलना है चैनल ER7 का। तो मैंने उसका डाउट शेयर कर दिया है चैट में। 16 डेट आ की गया मीटिंग आ के गया आ टाइम गया है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। Figure shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field
give the sign of the three charges, which particle has the highest charge to mass ratio? अब ये तीन चार्जेस आपको दिखाए गए हैं जो कि मूव करते हुए जा रहे हैं। ये दो प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये तुम्हारी निगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये चार्जेस को थ्रो किया गया, ये चार्ज कुछ इस तरीके से गया है, ये चार्ज कुछ इस तरीके से गया है और ये चार्ज कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ गया है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर। तो 3 होगा ना आंसर इसका? बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विद द साइन ऑफ द थ्री चार्ज विच पार्टिकल। अब आपको मालूम है कि जो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। यस सर। और आपके पास अगली इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। चार्ज अगर निगेटिव है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये वाला जो चार्ज नंबर 3 है, इसको अगर देखो तो इट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेचुरल है कि इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा क्योंकि ये फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा? जब ये चार्ज पॉजिटिव होगा। तो 3 नंबर का चार्ज आपका पॉजिटिव है, ये क्लियर? ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि इन पे फोर्सेस इधर लग रहे हैं, इन दोनों चार्जेस पे फोर्स इधर लग रहा है, F1 और F2, 1 नंबर और 2 नंबर पे। तो नेचुरल है कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा भाई कि ये दोनों चार्ज निगेटिव होंगे। तो ये भी और ये भी, ये दोनों आपके जो है वो निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है? यस सर। अब आप देखते हैं चार्ज टू मास रेशियो के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आती है। वैसे तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे सेम स्पीड से थ्रो करे गए हैं या फिर जो है इनके स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मान लेते हैं हम सेम स्पीड के करस्पॉन्डिंग ही वर्किंग करने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो एक चार्ज के लिए इधर की तरफ v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी गई, तो एनालिसिस करने के लिए इधर वाला डायरेक्शन x कर लेते हैं, इधर वाला जो डायरेक्शन है वो y कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास जानकारी में है कि q इंटू ई डिवीजन में m से लिखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम, आइदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस विल बी क्यू बाई एम। होगा क्या? एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी 0। तो तीनों चार्ज को देखो तो तीनों चार्ज ने इस प्लेट के लेंथ को चलने में जो टाइम लिया वो अगर आप टी कहते हो तो आपको मालूम है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ को अगर हम यल का नाम दे देते हैं, है ना, तो यल जो होगा वो आपका लिखा जाएगा कैसे? वी नॉट, जो भी इनिशियल वेलोसिटी हमने दे रखी है, इनटू टी, यानी कि टाइम जिसके लिए ये दोनों प्लेट के बीच में चार्ज पार्टिकल मूव किए हैं वो अगर लिखना होगा तो यल बाई वी नॉट से लिखा जाएगा ना भाई। और उसके इन्फ्लुएंस में वाई डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो अगर लिखना है तो y इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर, आपके पास फॉर्मूला है। तो y डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू टी की जगह पे एल बाई वी नॉट का स्क्वायर।
यानी कि Q बाई M के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि चार्ज टू मास रेशियो इस बात पे डिपेंडेंट होगा, जो कि लिखा जाएगा 2I बाई EL स्क्वायर इंटू V नॉट का स्क्वायर ना भाई। तो अगर आपने माना कि सभी चार्जेस को सेम स्पीड से थ्रो किया है, हाँ, तो जिसने y डायरेक्शन या y के निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा पाया होगा, दैट विल बी हैविंग मोर चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है ना? जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा वो हमारा चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा पोजेस करेगा। फिगर को देखा जाए तो ये वाला जो कर्व है नंबर 1, ये थोड़ा ज्यादा कर्व्ड लग रहा है एज कंपेरिजन टू 3। 1 और 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 2 तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दैट हैज अ डिफ्लेक्शन स्मॉलर एज कंपेरिजन टू द 1। ठीक है ना? तो 1 और 3 में जिसका डिफ्लेक्शन का अमाउंट बड़ा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, जिसका डिफ्लेक्शन का अमाउंट बड़ा है, दैट विल बी द चार्ज which have maximum charge to mass ratio. Clear? सर हर्ष? Yes, sir. हाँ जी बोलो। थ्री का ज्यादा होगा ना आंसर में। जिसका फिगर देखिए, जिस फिगर में डिफ्लेक्शन बड़ा दिख रहा है, मेरे को तो थोड़ा सा ज्यादा डिफ्लेक्शन इसी का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। 3 का पहले से और बढ़ते रह रहा है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन सबका शुरू से ही बदलेगा भाई, ऐसा नहीं है, ये फिगर प्रॉपर इसके ड्रॉन नहीं है। ये जो कर्व बनेगा ना बच्चा, ये कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है? वो कर्व पैराबोला, ऐसे पैराबोला बनेगा। ठीक है? अगर एक ही Yes, जगह sir. से थ्रो किया है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। दोनों ज्योमेट्री जो है वो पैराबोला बनेगी। ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल उसी तरीके का मूवमेंट होगा जैसे एक हाइट से आप बॉल को थ्रो करते हो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट इज सेम रहती है, तो पाथ पैराबोलिक होता है ना। Yes, तो यहाँ भी Yes, sir. है वो पाथ का जो बनेगा दैट विल बी ए पैराबोला। तो ये पैराबोला बनेगा। अब जो फिगर है उस फिगर में बहुत क्लियरिटी नहीं दिख रही है कि कौन सा कर्व जो है वो ज्यादा कर्वेचर पोजेज कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है? yes, sir. बट देखने से मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ा सा ये 2 वाले का 1 वाले का ज्यादा दिख रहा है। अगर 1 आपको आंसर 3 दिया है, इसका मतलब कि इसका कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, सीधी सी बात, और कुछ नहीं। Yes, 3 वाले का आंसर अगर मेंशन है तो इट विल हैव हायर चार्ज टू मास रेशियो। okay, sir. A particle of maximum charge Q enters the region between the two charge plates, initially moving along the x-axis with the speed of Vx, like the particle 1 in the figure 1.33. The length of plate is L and uniform electric field E is maintained between plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is, हाँ देखो यही तो निकाल ही दिया वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन यही पूछा है तुम्हारे को। तो y इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर डिवीजन में ट्वाइस ऑफ एम बी नॉट का स्क्वायर, यही पूछा था ना। प्रूफ तो है यहाँ। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. वो पहले फिर दिया था। क्या वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा उसका ये प्रूफ होगा। और किसी का कोई एनसीईआरटी में क्वेरी है क्या? किसी का है? हर्षपुरिया, आपका हैंड रेज दिख रहा है, कोई क्वेरी है? किसी का नहीं तो आज आज आप
चलो आ जाओ फिर अपने टारगेट पे। टारगेट तो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज में किसी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज देयर हैंड एंड मेंशन द नंबर, पेज नंबर या एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, या हम वन बाय वन करके सर, बढ़ जाएं। सारे हर्ष ने एक्सरसाइज। फोटो भेज दिया है। हाँ, किसी ने भेजा है। हाँ सर। It is now believed that the proton and neutron, which constitute nuclei of an ordinary matter, are themselves built out of some elementary unit called quarks. A proton and a neutron consist of the three quarks each. Two types of quark, so-called up quark denoted by U, and the charge is 2 by 3e, and down quark denoted by D, charge of minus 1 by 3e. Together with electron built up an ordinary matter, quarks of other type have also been found, which gives rise to different unusual varieties of matter, suggests a possible quark combination for the proton and neutron. अब इधर में आपको कहा जा रहा है कि भाई देखो कि प्रोटॉन जो हमारा है वो क्वार्क से मिलके बना है, और न्यूट्रॉन भी जो है हमारा क्वार्क से मिलके बना है, ऐसा आपको कहा गया कि मान लो। और साथ में बोला गया कि क्वार्क जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के लिए जो चार्ज होता है वो प्लस का 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज होता है माइनस का 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक हम प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं जिसमें दो तीन क्वार्क होंगे, तो कितने उसमें अप होंगे, कितने डाउन होंगे, ये बताओ। और दूसरा पूछा गया कि एक न्यूट्रॉन में भी अगर तीन क्वार्क है तो कितने अप होंगे और कितने डाउन होंगे, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, प्लस का ई। E. अब आपको ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे प्लस का ई का चार्ज हो जाए। तो आप अगर दो अप क्वार्क ले लो, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क ले लो, तो आपको क्या मिलेगा इनके कॉम्बिनेशन से, 2 × 2/3e माइनस 1/3e। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, तो दैट विल बिकम द कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोटॉन। ठीक है भाई। Yes, sir. न्यूट्रॉन के लिए आपको मालूम है कि इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें भी Yes, sir. तीन क्वार्क यूज होने हैं, तो कितने अप और कितने डाउन होंगे जिससे कि इनका सम जो हो जाए चार्ज का वो 0 हो जाए, वो आपको देखना है। तो अगर एक अप क्वार्क कर दीजिए और उसके साथ दो डाउन क्वार्क कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है कि 2/3 ऑफ ई प्लस 2 × माइनस का 1/3 ऑफ ई, दैट विल बिकम 0। ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन बनाना है तो इसमें एक अप क्वार्क चाहिए, दो डाउन क्वार्क चाहिए, तीन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रॉन बन जाएगा, 0 उस पर चार्ज हो जाएगा। और प्रोटॉन बनाना है तो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला देंगे तो प्लस का ई का चार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोटॉन हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. और किसी का कोई क्वेरी है क्या इसमें? एनसीईआरटी फिनिश मान लो, आगे बढ़ो। हाँ, यस सर। ओके। एक्सरसाइज में आ जाओ भाई। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 to 1.7, एनी क्वेरी? प्लीज मेंशन द पेज नंबर अगर है कोई क्वेरी किसी के तो। इज देयर एनी क्वेरी?
एक्सरसाइज हाँ सर 1.1 to 1.7 कोई भी क्वेरी है पेज तो नंबर फिर 26 पेज नंबर 26 ये आ गया पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर बोलो तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कहा जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर डिस्क है भाई जिसका रेडियस आपको बोला गया कि आर का है और इसके एक्सिस पे इसके सेंटर से 4/3 आर पे एक पॉइंट चार्ज को आपने प्लेस करा है एंड यू हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्क। तो आपको अगर ध्यान में हो तो आपको बताया गया है कि किसी पॉइंट चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर फ्लक्स लिखना हो भाई तो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय द एरिया एट द लोकेशन ऑफ चार्ज से लिखा जाता है। मालूम है ये Yes, इंफॉर्मेशन? sir. क्यू यस डिवीजन सर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल और साथ में कोई अगर डिस्क हो तो उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे सॉलिड एंगल कितना सबस्टेंड होगा उसको निकालने का भी तरीका हमने बताया है कि अगर उस डिस्क को आप उस पॉइंट से मिला दे तो एक कोण मिलता है, कोण बनेगा और उस कोण का हाफ बट एक्स एंगल अगर थीटा का हो तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड एंगल को लिखने का फॉर्मूला बना के दिया है आपको। क्या लिखा जाता है भाई? 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा। याद है कुछ किसी को? यस सर Yes, sir. ठीक है, ठीक। तो अब आपको बेसिकली ये जो थीटा है इसकी कॉस वैल्यू निकालनी है बेटा तुम्हें। तो ये आपको मालूम है कि 4/3 आर है और ये तुम्हारा आर है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो पाइथागोरस तो इसको आप लिख सकते हो 16r² बाई 9 प्लस r², दैट इज 5/3 आर होगा। तो जो सॉलिड एंगल है वो आपका बन गया 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा बेस 4/3 आर अपॉन हाइपोटेनस 5/3 आर। तो ये हो जाएगा कितना? 2 पाई इंटू ये 4/5 हो गया तो 1/5 2 पाई/5 हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो जो फ्लक्स बाउंडेड होगा उसका इंफॉर्मेशन आपके पास बन गया कि ये लिखा जाएगा क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 यानी कि जो फ्लक्स होगा इट विल बी गिवन बाई क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस सर यस नेक्स्ट। सर नोट करना था एक मिनट ये पेज देख, 48 पे क्वेश्चन 35। एक मिनट इसका मैसेज क्या आया? सर मुझे लैपटॉप के ड्राइवर्स अपडेट करने हैं। ड्राइवर अभी अपडेट नहीं हुई है तो अभी माइक सपोर्ट नहीं करना। कोई बात नहीं, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, आप मैसेज लिख के दे दो अगर कुछ भी आपको कहना है तो। ठीक है, मैसेज में यहाँ पे लिख देना। मैं नहीं तो कोई ना कोई तो देख लेगा तो फिर उसको अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर लेंगे। हाँ पलक, अब बोलो क्या कह रहे थे बेटा आप? कौन सा क्वेश्चन? तो पेज 48 पे क्वेश्चन नंबर 35। पेज 48 पे, पेज 48 पे क्वेश्चन नंबर 35। An electric dipole consisting of two equal and opposite point charge q and m and dipole length 2l is slightly disturbed from its position of stable equilibrium. Minimum time during which it gets aligned with the
ये कहा जा रहा है तुमसे कि एक ये जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने एक डाइपोल को ऐसे रखा है फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे तुम्हारा डाइपोल प्लेस है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ये तुम्हारा डाइपोल की पोजीशनिंग है जो कि उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशनिंग है। ठीक है, इसके दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन, क्या शायद है 2L है, 2L, ये 2L का है। ठीक है, तो इस पोजीशन से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है ऐसे, है ना। तो आपके पास जानकारी क्या है कि अगर ये माइन्यूट एंगल थीटा पे आपने इसको डिस्प्लेस किया है तो किसी भी डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए टॉर्क, जिसको कि P क्रॉस E से आप लिखते हो ना। Yes, sir. और ये P क्रॉस E का जो डायरेक्शन है वो थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर टॉर्क इज रेस्टोरिंग इन नेचर। तो कितना होगा भाई, P इंटू E इंटू साइन थीटा होगा, दैट विल हैव द मैग्नेटिक, और ये इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा के। ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा लिखा जाता है भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, ये मास m, ये मास m, और इसका मिड पॉइंट जो कि यहाँ से भी L और यहाँ से भी L के डिस्टेंस पे है। तो I कैसे लिखा जाता है भाई, समेशन ऑफ MI/RI के स्क्वायर से। डिस्क्रीट पॉइंट मास का सिस्टम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने का ये तरीका होता है, बोलो भाई ठीक क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मास हो गया m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर। और P की वैल्यू इसकी कितनी होगी बेटा, Q इंटू 2L होगी डाइपोल मोमेंट, Yes, sir. प्लस वैल्यू को प्लेस करो यार, तो ये हो जाएगा माइनस का Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर इंटू d2 थीटा dt2। एंगुलर एक्सेलरेशन को एंगुलर पोजीशन के डबल डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं, एम आई राइट? Yes, sir. अच्छी बात। तो इधर से आपको क्या मिल गया कि d2 थीटा dt2 प्लस क्यू ई बाई ml इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है इसको ऐसे भी। Yes, sir. एंगल अगर बहुत छोटा हो तो साइन वैल्यू ऑफ एंगल को एंगल से रिप्लेस कर सकते हो, तो d2 थीटा dt2 प्लस QE बाई ml इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपने माइन्यूट एंगल क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है तो दिस पर्टिकुलर डाइपोल इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, QE बाई ml, है ना, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Yes, तो sir. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, 2 पाई बाई 2 pi ओमेगा by से omega. लिखते हो ml Yes, sir. अपॉन QE। ठीक है, ये तो आपको टाइम पीरियड मिल गया कि ये जो डाइपोल को आपने डिस्प्लेस करके छोड़ा है उसका टाइम पीरियड ये होगा। अब आपको पूछा क्या गया है उसको ध्यान देना है। आपसे पूछा गया कि हम जब इस डाइपोल को उसके इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो वो मिनिमम कितने समय में फिर से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जाने का जो मिनिमम टाइम होता है वो टाइम पीरियड का 1/4, है ना। Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. यहाँ तक गया, फिर इसके बाद ये इधर को डिस्प्लेस होगा, फिर लौट के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो एक टाइम पीरियड होता है।
तो जितने समय में एक्सट्रीम से मीन पे आता है उतनी समय में मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर एक्सट्रीम से लौट के मीन पे, और यहाँ से फिर अपने दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये चारों टाइम बराबर होते हैं ना भाई, तो जो टाइम पीरियड है उसी का 1/4 कर देंगे तो मिल जाएगा क्या कि मीन पोजीशन पे मिनिमम कितने टाइम में आएगा। Yes, sir. डेल्टा टी मिनिमम ये टाइम पीरियड का 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर बताएं। कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का टाइम, एक्सट्रीम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने का टाइम, या इक्विलिब्रियम से लेफ्ट एक्सट्रीम तक जाने का टाइम और लेफ्ट एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम तक आने का टाइम, ये टाइम बराबर होते हैं। मालूम है, ये ध्यान में है? Yes, sir. ये पूरा जो है एक टाइम पीरियड कहलाता है। तो डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, 4 डेल्टा टी बराबर टाइम पीरियड हो गया। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का 1/4। ठीक है। तो जो मिनिमम टाइम पूछा गया वो T/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। एक्सरसाइज में किसी का और कोई क्वेश्चन छूटा, भूला भटका रह गया हो तो बोलो। तो मान लें कि एक्सरसाइज कंप्लीट है सबकी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं असाइनमेंट में। असाइनमेंट के पहले ये बोर्ड वाला है, ये तो देख लो। स्टेप 1, स्टेप 1 में कोई दिक्कत है? असाइनमेंट, असाइनमेंट स्टेप 1, is there any problem of anyone of you? Bhumi, Sir, page number 52 पे question number 11. पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 11। A metal sphere is kept on an insulating stand. A negatively charged rod is brought near it. Then the sphere is earthed as shown. On removing the earthing and taking the negatively charged rod away, choose the correct option. Net charge on a sphere is 0. Sphere become negatively charged, sphere become positively charged, and none of the above. ये जो चार्जिंग का टेक्निक है वो उसी से रिलेटेड ये आपको इंफॉर्मेशन पूछा गया। ये कहा जा रहा है आपसे कि ये मेटल का स्फीयर है जिसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आपने ऐसे खड़ा कर दिया। अब जब कोई रॉड इसके पास आप लाते हो जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इस स्फीयर पे चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा और इस तरीके से करेगा कि इस स्फीयर के अंदर में फील्ड 0 हो जाए, है ना? तो जिस चार्ज कंडक्टर को या इंसुलेटर को इसके पास लाओगे उसके अपोजिट नेचर का जो चार्ज होगा वो इसके नजदीक वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो इधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर वाले सरफेस पे तुम्हारा जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा? बोलो Yes, भाई, sir. क्योंकि ये अनचार्ज स्फीयर है। तो अब जब आप इसको अर्थ कर दोगे, पृथ्वी से जोड़ दोगे आप इसको, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि जब आप इसको अर्थ करते हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है और उसके पोटेंशियल को Yes, 0 sir. करने के लिए ये जो निगेटिव चार्ज इधर में आया था दैट पर्टिकुलर चार्ज विल ट्रांसफर टू द अर्थ। ठीक है ना?
वो चार्ज जो होगा वो हमारे इस स्फीयर से अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या कहा गया, ये चार्ज अब ट्रांसफर हो गया। चार्ज जब आपका ट्रांसफर हो गया तो इसके बाद आपने क्या किया कि ये रॉड को भी यहाँ से हटा लिया और ये अर्थिंग को भी यहाँ से हटा दिया। ये अर्थिंग आपने अब हटा दी। अब जब आप अर्थिंग हटा दिए तो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, Yes, sir. so this sphere will become positively charged. This is the process of charging of a object by induction. इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग का ये तरीका है। सर हाँ जी, सर लेकिन वो आंसर बी दे रखा है, स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। Yes, sir. नहीं तो फिर सुधार लो इसको। निगेटिव चार्ज ही तो लाया है ना, ब्रॉड निगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर इट। निगेटिवली चार्ज लाओगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा स्फीयर, ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। जिस नेचर का चार्ज रॉड आप इसको करीब लाओगे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इस पे हो जाएगा, ठीक है ना। दिस माइट Yes, यू sir. हैव read in the previous discussion also। देखो, जैसे आप चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो प्रोसेस आपको बताया गया होगा शुरू में ही, पहली दूसरी क्लास में ही, या अगर आप अपने इसी बुकलेट का जो है पेज नंबर 2 पे पढ़ोगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बोलो। जो रॉड जिस नेचर का चार्ज रॉड पे है उसका अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा ना उसका। Yes, sir. अगर ये पॉजिटिव रॉड लोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा इस पे, नियर वाले सेक्शन पे, और नियर वाला सेक्शन पे जो चार्ज रहेगा वही चार्ज जो है रिमेनिंग रह जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर व्हेन द अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड। नेक्स्ट बोलो। Sir, 15 question. Question number 15. Which of the following figure shows correct variation of electric field due to a uniformly charged solid sphere? R radius distance r। तो ये तो आपका ग्राफ बनाया हुआ है बेटा, तो आपने बना रखा होगा, देखो तो। एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए आपको मालूम है कि अंदर में जो फील्ड होती है दैट इज लिनियरली वेरी करती है ना। सेंटर पे फील्ड जीरो होता है। सेंटर से जैसे जैसे आप सरफेस पे होते जाते हो वैसे वैसे चार्ज लिनियरली इंक्रीज करता जाता है। फील्ड को लिखने का फॉर्मूला होता है क्यू आर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का, अगर आर इसका रेडियस है तो, क्यू चार्ज अगर आपने इसको दे रखा है तो, ठीक है। ये लिनियरली इंक्रीज करता है और फिर बाहर में ये आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए वैलिड इंफॉर्मेशन है। पीछे आप फिर अपना जो डिस्कशन है उसको आप फिर से एक बार देखिए, आपको मिलेगा। और जो आउटर पोजीशन होता है वहां पे क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखते हो, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो 1/r² का ग्राफ ये घटता हुआ इंफिनिटी पे अगेन जाके जीरो हो जाता है। तो दिस ऑप्शन बी विल बी द अप्रोप्रिएट ग्राफ। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो भाई। स्टेप 2 में चलूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10, किसी का कोई प्रॉब्लम? 1 to 10 एनी प्रॉब्लम? 1 to 10 Sir, 9. क्वेश्चन नंबर 9।
two balls of charges q1 and q2 initially have exactly same velocity. Both the balls are subjected to the same uniform electric field for same time. As a result, the velocity of first ball is reduced to half of its initial value and its direction changes by 60 degree. The direction of velocity of second ball is found to be changed by 90 degree. The electric field and initial velocity of the charged particle are inclined at an angle. अच्छा, एक चीज बड़ा यूजफुल होता है जब आप ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स को कर रहे होते हैं, तो बहुत बार ऑडिबल Yes, आवाज sir. Yes, sir. है Yes, ना? sir. Yes, तो sir. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आपको मिलते हैं जिसमें कि आपको पूरी की पूरी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आप आसानी से अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसी तरीके का ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, बट इसकी डिटेल वर्किंग क्या होगी वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, केवल पहले तो ऑप्शन कैसे जज हो जाएगा आसानी से, ऐसा ऑप्शन दिया गया है इसलिए, है ना। ऑप्शन में बदलाव करने पे फिर आपको पूरा कैलकुलेशन जो डिटेल अभी हम करेंगे उससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनको जो है आपने इधर से थ्रो करा है सर्टेन वेलोसिटी से, और ये चार्जेस जो है वो मूव करते हुए जा रहे हैं, और उनमें आपको कहा गया कि इसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा कैसे भाई? अगर इसको v की वेलोसिटी से थ्रो करा है और इसकी वेलोसिटी को कहा जा रहा है कि यहाँ पे v/2 का हो जा रहा है, तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये क्लियर बनती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसके द्वारा वर्क निगेटिव होना चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के साथ जो एंगल बना रहा है उसका एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो वर्क निगेटिव होगा। Yes, sir. तो 90 से बड़ा वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो केवल एक अकेला दिया हुआ है, चौथा वाला। ठीक है, तो 150 विल बी द आंसर, है ना। क्लियर? ऐसे Yes, ऑप्शन sir. होने पे अगर, लेकिन मान लो 90 से बड़े वाले 2-3 ऑप्शन होते तो फिर आपको पूरा डिटेल वर्किंग करनी पड़ती, जो अभी हम करके दिखाएंगे फिर आपको। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम में 90 से बड़ा केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 90 से बड़ा एक ही ऑप्शन है ना, तो अगर हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के आपका आंसर तो बन जाएगा, टिक आप कर लोगे। ऐसे बहुत बार प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, तो प्रॉब्लम को पढ़ने के साथ साथ जो है थोड़ा सा अपने को जो है वो प्रोएक्टिव वे में सोचना भी होगा, देखना भी होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको पूरा डिटेल करके टाइम वेस्ट करें, उससे पहले हमारा जो है कोई और तरीका आसानी से रिजल्ट दे दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसको डिटेल में वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि जहां पे ये चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो करा है, भाई इसका चार्ज Q1 कह दिया, मास इसका M1 कह दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट हम दिखा दे रहे हैं, एक ये इधर की तरफ EY कह दिया, इधर की तरफ ये EX का नाम दे दिया। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो v/2 cos 60 होगा, यानी कि v/4 हो जाएगा। और इधर की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v/2 sin 60 होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये हो जाएगा v√3/4 का हो जाएगा।
अब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर लिख रहे हो तो एक्स, ये तुम्हारा क्या लिखा जाएगा भाई, माइनस का q1 इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाई m1, और y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लिखोगे, ये तुम्हारा x डायरेक्शन है, ये तुम्हारा y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, q1 इंटू ई वाई डिविजन में m1 लिखोगे। Yes, sir. Yes, sir. दोनों कांस्टेंट है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगी भाई, कि अगर आपको vx लिखना है तो ये लिखा जाएगा ux प्लस ax t से। तो vx आपको मालूम है v/4 इधर में निकाला है, ux कितना है v है, ax कितना है माइनस का q1 ex डिवीजन में m1 इंटू t से लिखा जाएगा, यानी कि 3v/4 ये इक्वल होगा तुम्हारा q1 ex डिवीजन में m1 इंटू टी के। एक इक्वेशन तो ये बन गया। y डायरेक्शन का इक्वेशन लिखो तो vy दैट इज इक्वल्स टू ui प्लस ay t से लिखोगे। vy की वैल्यू कितनी है, v√3/4, और ui की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में थ्रो करा है आपने, प्लस ay की जगह पे q1 ey बाई m1 इंटू टी से लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ई वाई अपॉन ई एक्स की वैल्यू हमको मिल गई कि ये लिखा जाएगा 1/√3। अब जरा देखो ई वाई बाई ई एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल की tan वैल्यू है, तो ये एंगल अगर थीटा कह रहे हो तो tan थीटा की वैल्यू तुम्हारी मालूम है कि ई वाई बाई एक्स से लिखा जाएगा। क्यों भाई, ठीक है? Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, 30 डिग्री। यानी कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वेलोसिटी के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंगल आपको 30 डिग्री का मिल गया। आपको ये वाला एंगल चाहिए था ना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 5, 180 180 minus 30. माइनस का 30, दैट इज 150 डिग्री। तो 150 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो 1 to 10 हो गए सबके, 11 to 20 किसी का कोई प्रॉब्लम, 11 to 20 1 to 10 में 10 भी है। 10 भी बताना है। Sir, हाँ, 18 sir. और 19. हाँ, 1 मिनट 10 पहले कर लो। A block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates into a vertical wall as shown in the figure. The distance of block from the wall is d. A horizontal electric field E towards right is switched on, assuming elastic collision if any. The time period of resulting oscillatory motion is. ये हमको इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है क्या कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है भाई। दिस वन इज ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके इधर की जो वॉल है ये वर्टिकल है, और इसके ऊपर एक ये ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, जिसपे चार्ज q है, और इस ब्लॉक का जो सेपरेशन है फ्रॉम द वॉल दैट इज d। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम ऑन कर रहे हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो जब ये फील्ड को ऑन करोगे तो ब्लॉक के लिए जब आप एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको मिलेगा कि एक फोर्स इस ब्लॉक पे जो लगेगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे, हाँ सर। दूसरा इधर का नॉर्मल रिएक्शन होगा और तीसरा इधर की तरफ इस पे QE लगेगा। थ्रू आउट द मोशन दीज थ्री आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सर कैंसिल भी तो करेंगे, नॉर्मल और mg कैंसिल नहीं होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा वो, अगर आप ए का नाम देते हो तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर दो राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो QE दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन की जानकारी हो गई QE बाई m का। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ब्लॉक यहां से चला है और इस दीवार तक पहुंचेगा, उसमें समय कितना लेगा अगर ये तुमको कैलकुलेट करना है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लो। तो ब्लॉक विल रीच अप टू द वॉल यस की जगह पे डी रख दो, यू की जगह पे 0 रख दो। ये तुमको मालूम है QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। टाइम की जानकारी हो गई कि ट्वाइस ऑफ md डिवाइडेड बाई QE रूट के अंदर। ये वो टाइम है जिसमें ब्लॉक हमारा ये दीवार तक पहुंचेगा। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर। और जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो इट विल हैव सर्टेन वेलोसिटी इन राइटवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड यस। किया है तो कुछ वेलोसिटी होगी। अब जो मेन पॉइंट है वो आपको देखना है क्या, कि कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक का इस दीवार के साथ जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। तो आपको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन अगर किसी वॉल के साथ किसी बॉल का या ब्लॉक का हो रहा है तो जिस स्पीड से ब्लॉक जो है उस वॉल से टकरा रहा होगा उसी स्पीड से रिकॉइल करता है। हाँ सर। आपको मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ब्लॉक जब इस दीवार से टकराएगा, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है इसलिए ये जिस स्पीड से टकराया है उसी स्पीड से ये रिकॉइल करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा आफ्टर द कोलिजन। अब जब ये बाई तरफ मूव करेगा तो भी इस पे एक्सेलरेशन दाई तरफ ही होगा, सेम होगा। यस सर। तो जितने समय में ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया था उतनी समय में ये यहां से यहां लौटेगा भी। हाँ सर। ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? एक ही स्टेट ऑफ मोशन को अटेंड करने के बीच का जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड अगर हमको ब्लॉक का चाहिए तो ब्लॉक को यहां से यहां तक जाने और फिर यहां से लौट के यहां तक आने का टाइम लिखना है, दैट इज द टाइम पीरियड। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। Yes, sir. जितने समय में ब्लॉक यहाँ से इधर को गया है उतनी समय में लौट भी रहा है, तो अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2t लिख दोगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्वाइस ऑफ md डिवाइडेड बाय QE, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. हाँ, अब ये बताएगा यस। कौन, क्या ये मोशन एसएचएम है? कौन बताएगा क्या ये मोशन एसएचएम है? इज दिस मोशन इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी नो एसएचएम? सर। नो सर। नहीं है ना? क्यों नहीं है, जरा बता देना।
सर क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं है, वो फॉर्मूला होता है ना इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। This acceleration is simply this particular motion is simply oscillation, है ना? हाँ ये सर। simply oscillation कहलाएगा. It is not the simple harmonic motion, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए दैट शुड डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, और उस पॉइंट से जो सेपरेशन है उसका फंक्शन भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है. ठीक है, इसलिए ब्लॉक का मोशन एसएचएम का नहीं है, सिंपली ये ऑसिलेशन कहलाएगा. क्लियर? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट बोलो भाई. 18. 18. A ball of radius r carries a positive charge. Volume charge density depends only on the distance r from the ball center. Rho equals to rho naught 1 minus r by r, where rho naught is a constant. The electric field at a distance r greater than r will be. हमसे प्रॉब्लम में ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर स्फीयर है जिसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना? आर इक्वल्स टू 0 पे सेंटर पे मैक्सिमम है, और जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, सरफेस पे जाके 0 हो जा रही है. ठीक है ना? तो आपको बताना है कि अगर इस स्फीयर की वजह से कोई एक पॉइंट हम लेते हैं जो कि इस स्फीयर के बाहर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. तो गॉस थ्योरम हमको अप्लाई करना है, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के दौरान आपको मालूम है कि चार्ज इंक्लोजर लिखना होता है. तो चार्ज इंक्लोजर चूंकि डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करके हम चार्ज को नहीं लिख सकते, है ना? क्योंकि पोजीशन डिपेंडेंट है डेंसिटी. तो क्या करना होगा भाई, वी हैव टू चूज एन एलिमेंटल वॉल्यूम. तो हम एक एलिमेंटल वॉल्यूम लेते हैं. क्या? एक स्फेरिकल एलिमेंटल वॉल्यूम लेते हैं, आर रेडियस का लेते हैं, डी आर बिट्स का लेते हैं. तो इसमें कितना चार्ज होगा इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ये अगर चार्ज मैं लिखना चाहूं तो बड़े आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमको मालूम है, उसमें इस रीजन का जो हैचिंग से दिखाया है इस रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें चार्ज हो जाएगा. बोलो. dq अगर लिखना है तो रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर इंटू इस हैच पोर्शन का वॉल्यूम लिखना है तो आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया लिख करके उसमें डी आर मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा क्या? Yes, sir. बोलो भाई. यस सर। Yes, sir. तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कर दिया, तो ये चार्ज हो गया इसमें. Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर इंटू डी आर, और इसी को हमको इंटीग्रेट करना है पूरे स्फीयर पे चार्ज जानने के लिए. तो 0 से आर 0 से क्यू. तो क्यू के लिए इंफॉर्मेशन हो गया 4 पाई रो नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर पे पावर 4 बाई 4 आर, लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर. ये इंटीग्रेशन ठीक है? Yes, sir. क्यू के बारे में जानकारी आई 4 पाई रो नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 4.
तो 4×12 12 हो गया 3, तो पाई रो नॉट आर क्यूब डिवीजन में 3, ये आपको मिला चार्ज इंक्लोजर। ठीक है क्या, बोलो। यस अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, ये इस तरीके से गॉसियन सरफेस उठाते हैं आर रेडियस का, जहां पे हमको फील्ड चाहिए, आउटर पोजीशन का फील्ड चाहिए था, तो आर रेडियस का ऐसे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डीएस ये लिखा जाता है चार्ज इंक्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम होने हैं भाई। यस यस ई डॉट डीएस ई डीएस हो जाएगा लेफ्ट साइड, यस और इंक्लोजर ऑफ चार्ज हम लोगों ने पहले से निकाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोला तो इस गोले के अंदर ही रहेगा, डॉटेड लाइन वाले गोले के अंदर। यस सर तो पूरा का पूरा चार्ज इंक्लोज कहोगे, यस सर तो पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इंटीग्रेशन के बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, अपने गोले डॉटेड लाइन से जो गोला बनाया उसकी सरफेस एरिया 4πr²। यस सर पाई रो नॉट आर क्यूब डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर में ट्रांसफर कर दो तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी रो नॉट आर क्यूब डिवीजन में 4×12 एप्सिलॉन नॉट r²। This will be the field at a point which is a separation small r from the center where r is greater than r, है ना, तभी उसके लिए है ये, बाहर के पॉइंट के लिए। यस सर समझ गए, किसने पूछा था? मैंने अगला बोलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। 24 24 सर 21 21 ये तो क्लास में कराया हुआ प्रॉब्लम है मेरे को जहां तक लगता है। आप A charge is uniformly distributed with the volume charge density rho in the spherical volume of radius. The cavity of radius r is made in the charge distribution such that the center of the cavity is at a position vector a from the center of the charge distribution. Then the electric field in the cavity सर वो 22 बोल रहा है, वो बोल रहा है 22 बताने के लिए, 21 नहीं। 21 ही बोल रहे हैं। 21 भी तो कोई बोला है। हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक आर रेडियस का स्फीयर है जिसमें कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी इसका रो का है, और इसमें से स्मॉल आर रेडियस का एक गोला काट के निकाल लिया गया है जिसका सेंटर कंप्लीट गोले के सेंटर से ए के पोजीशन पे है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी में किसी पॉइंट पे जाननी है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट ये पी ले लिया जो कि कैविटी के अंदर का है, जिसका पोजीशन वेक्टर इस कैविटी से r1 की है, और इस कंप्लीट स्फीयर से ये r2 के पोजीशन पे है।
तो आपको मालूम है कि किसी गोले के अंदर में कोई पॉइंट अगर हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला आपने बना रखा है, रो आर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट से लिखते हो। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ सर। तो अगर हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे फील्ड लिखना है तो क्या करेंगे, कंप्लीट गोले के कारण वहां पे फील्ड लिखेंगे और कैविटी के कारण फील्ड लिखेंगे, और दोनों को हम लोग वेक्टर के रूप में ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो कंप्लीट गोले के कारण जब आप लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर उसका R2 लिखोगे, तो रो R2 वेक्टर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे कैविटी कर दिया गया, तो कंप्लीट गोले में कैविटी करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप उसी चार्ज डेंसिटी का बट निगेटिव का चार्ज रख दीजिए, तो यहाँ पे चार्ज के करस्पॉन्डिंग वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको कैविटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना हो तो वहां पे जैसे सेंटर ऑफ मास का भी जब इंफॉर्मेशन बनाते होंगे तो वहां भी करते होंगे इस तरीके का वर्किंग, है ना? कि किसी रेगुलर ज्योमेट्री में से कोई रेगुलर ज्योमेट्री दूसरी काट के निकालने की बात करी जाती है तो उसको निगेटिव मास या निगेटिव डेंसिटी का ऑब्जेक्ट मान लेते थे, जबकि हाँ सर। निगेटिव डेंसिटी की तरीके का या निगेटिव मास की तरीके की कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आती नहीं है, लेकिन चार्ज में तो होती भी है। ठीक है, तो दैट इज एन अप्रोच। तो इधर में इसकी चार्ज डेंसिटी इस गोले की जो अंदर कैविटी वाला है इसको हम निगेटिव का मान लेंगे, तो उसके कारण यहाँ का अगर फील्ड लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ रो, और इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। लिखोगे क्या? ये पॉइंट पी पे फील्ड हो जाएगा, यस सर। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब जरा देखो ये R2 माइनस R1 क्या है, ये C1 से P को मिलाने वाला ये जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ये R2 है, और C2 से P को मिलाने वाला ये जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो R1 है। तो माइनस हाफ R1 करोगे तो P से C2 का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, बोलो भाई। और यस वो सर। इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर ए के, ये वेक्टर। एंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यस R2 सर। माइनस R1 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तो हाँ रो सर। इंटू वेक्टर ए डिवीजन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए बड़ा रोचक सा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही यूजफुल भी है कि कैविटी के अंदर में किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सेम, है ना? ये पी पॉइंट से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, केवल ए वेक्टर पे डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, कैविटी का यस सर। सेंटर कहाँ पे किया है उस पे केवल डिपेंडेंट है, यानी कि दैट इज सेम, दैट मीन्स कि इस कैविटी के अंदर में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगा हर जगह, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, और वही होगा जो इस कैविटी के सेंटर पे है। यस सर। तो हो गया 22, कोई कह रहा था ना, inside a uniformly charged ball R equals to Rm, the electric field is maximum, then given that rho equals to volume charge density Rm given। किसने बोला 22? हर्षपोरियन।
चार्ज डेंसिटी तुमको बोला गया रो नॉट 1 माइनस का r/r से लिखा जाना है। तो चार्ज इंक्लोजर अगर हमको किसी r रेडियस में चाहिए भाई, तो ये ऐसे बनाएंगे स्फेरिकल सरफेस और dq को लिख लेंगे कितना, रो नॉट 1 माइनस r/r मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r² dr ना। तो dq के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा ये 4 पाई रो नॉट r² माइनस r³ बाई r dr। इंटीग्रेट कर दो 0 से r के लिए। अंदर में फील्ड चाहिए था r रेडियस में, तो r रेडियस में चार्ज कितना है वो आपका हो जाएगा 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट, ये हो जाएगा r³ बाई 3 माइनस r पे पावर 4/4r हो जाएगा भाई। यहाँ तक तो पिछला ही प्रॉब्लम था, वही चीज हमने कर लिया। ठीक है, अब आते हैं फील्ड को लिखते हैं। तो यहाँ पे फील्ड चाहिए हमको, तो ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एस, ई डी एस हो जाएगा इंटीग्रेशन। चार्ज इंक्लोजर कितना हो गया 4 पाई रो नॉट r³ बाई 3 माइनस का r पे पावर 4/4r डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। लिखोगे क्या, बोलो। ठीक है, ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई r² हो गया। तो 4 पाई r² दैट इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट r³ बाई 3 माइनस r पे पावर 4/4r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल किया और ये हो जाएगा रो नॉट डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। r² इधर में चला गया तो ये हो गया r/3 और इधर में चला गया तो r²/4r। ये हमको किसी अंदर में पोजीशन पे r सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का एक्सप्रेशन मिल गया। यहां तक की चीज क्लियर है। यस सर। अरे भाई आवाज बड़ी कम आई है। यस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये फील्ड मिल गया। अब ये फील्ड तो नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि बताना भाई कि ये फील्ड जो है कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो आपके पास जानकारी क्या है कि फॉर ई टू बी मैक्सिमम डीई डी आर 0 होना चाहिए। Yes, sir. डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 2r अपॉन 4r एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो 1/3 दैट इज इक्वल टू r/2r हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r/3। तो 2r/3 पे जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोलिए। Sir, 24. 24. A dipole having a charge plus q minus q is fixed on the rough surface as shown. Another charge q of mass m is placed at a distance d from the dipole. The minimum value of d for which the charge will not move. A की वैल्यू d से बहुत छोटी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 1/2 का। ये मेरे को बोला गया कि एक हम हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है जिसपे 2 पॉइंट चार्जेस, एक माइनस का क्यू दूसरा प्लस का क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2a की है और इन दोनों को आपने क्या करा, फिक्स कर दिया है। दीज आर द चार्जेस विच आर फिक्स्ड। और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज को आपने रखा है जो कि d डिस्टेंस पे रखा है आपने। D is very very large as comparison to A.
किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस का कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो? ट्वाइस ऑफ पी डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखा जाता है। Yes, sir. तो इस डाइपोल के कारण जो फील्ड होगा वो लिखा जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह पे डी क्यूब हो जाएगा ये फील्ड। अब इस पर्टिकुलर स्फीयर जो यहाँ पे रखा गया है उसके लिए एफबीटी बनाओ, mg लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई, कैपिटल Q है ना सर? कैपिटल Q इंटू ई का फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लग जाएगा, और जैसे जैसे आप डी को छोटा करते जाओगे फील्ड छोटी होती जाएगी, फील्ड बड़ी होती जाएगी। Yes, sir. फील्ड बड़ी होगी तो फोर्स बढ़ेगा, बॉल के सरकने की संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम सेपरेशन जहां पे बॉल नहीं स्लिप करेगा वो कब होगा? जहां पे कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स का एफएस मैक्स लग रहा होगा, है ना? बोलो भाई। Yes, sir. और ये Yes, एफएस sir. मैक्स कैसे लिखा जाता है? म्यू इंटू एन से लिखा जाता है, आपको मालूम है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन sir. लिख दो, एन Yes. माइनस एम जी दैट इज 0, एन इक्वल्स टू एम जी, और क्यू ई माइनस का म्यू एन इक्वल्स टू 0, क्यू ई की जगह पे 4 क्यू ए डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू म्यू 1/2 दिया गया, यानी आपका एम जी। तो डी क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 2 क्यू क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, यानी कि डी की वैल्यू हो गई 2 क्यू क्यू ए डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू द पावर 1/3। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट बोलो भाई। Sir, 28. वैभवी हाथ Yes, sir. 28. उठाइए। Answer mentioned. वैभवी, अच्छा Sir, 28. जी 28 बता रहा। So द 28 इलेक्ट्रिक, आंसर मैच नहीं करता. अच्छा अच्छा ठीक है बता रहा हूँ। The electric field at point A due to a segment of the ring with the linear charge density is this value of n is। अरे भाई, तो सर्कुलर सेक्टर का तो फॉर्मूला दे रखा है तुम लोगों को। Yes, sir. उसी फॉर्मूले में तो डाटा रखना था। Yes, sir. ये एंगल अगर थीटा का हो, रेडियस इसका आर का हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का हो, तो सर्कुलर सेक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का क्या फॉर्मूला बताया गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाइसेक्टर के अलग होती है। हाँ? बोलो। सर ये रिंग का सेगमेंट है। हाँ? सर ये रिंग का सेगमेंट है। हाँ, तो रिंग का सेगमेंट तो सर्कुलर सेक्टर ही तो होता है, और क्या होता है? हाँ रिंग का सेगमेंट सर्कुलर सेक्टर ही तो होता है। तो लैम्डा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर, एप्सिलॉन नॉट आर। यही होता है ना?
तो हाँ थीटा की सर। जगह पे 60 रख दो, कैलकुलेट करो, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। sin 30 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू तो दी है क्या? 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 इंटू 10⁻²। लैम्डा की भी वैल्यू लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। 8 कूलम पर सेंटीमीटर है, तो 8 कूलम पर सेंटीमीटर 8 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻²। तो 4 गुना 8 18, 9 2 11 2 13, और 9 दूना 18 इंटू 10⁻³ मैच कराओ भाई, देखो क्या है। सही यही है। कह रहे थे क्वेश्चन में आंसर नहीं मैच कर रहा। तो मेरा नहीं कर रहा था। ओके, कोई बात नहीं। सर 25 भी बता दीजिए। 25, हाँ ये तो पूछना चाहिए था। कौन पूछा है 25? कौन पूछा है? हाँ बिशप। 25 तो पूछना चाहिए था भाई। वैसे हमें लगता है कि ये सब प्रॉब्लम आपकी क्लास, अच्छा डाउट में हुआ होगा ना? डाउट क्लास में हुआ है क्या ये सब प्रॉब्लम? यस सर, हो गए हैं। डाउट क्लास भी तो अटेंड आप लोग बहुत कम ही लोग करते हो ना। प्रॉब्लम तो यहाँ भी है कि डाउट क्लास अटेंड भी कम ही लोग करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम जो आज आप लोगों ने पूछे हैं, है ना, उसमें से ज्यादातर प्रॉब्लम डाउट क्लास में हो चुके हैं। बट चूंकि डाउट क्लास की अटेंडेंस कम रहती है, इसलिए आपका मिसिंग है। चलिए रेगुलर क्लास में हो जाए तो और भी बढ़िया, सबको समझ में आ जाएगा। There is a non-conducting rod of length mass negligible with two small balls each of mass m and charge q attached to its end. The rod can rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis, crossing it a distance L by 4 from one of its end. A uniform horizontal electric field is established at first. The rod is in unstable equilibrium. If it is disturbed slightly from this position, the maximum velocity ball which is closer to the axis is subsequent motion. हमसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियली। इसमें एक रॉड जो मासलेस है, एल लेंथ का है, जो कि एक एंड से L/4 पे जो है क्लैंप है, जिसके अबाउट रोटेट कर सकता है, जिसके दोनों एंड पे mm मास QQ चार्ज अटैच है। ऐसे रखा गया है जहां पर कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो पोजीशनिंग दिखाई है हमने, ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ना, तो चूंकि इसका आर्म लेंथ बड़ा है, तो दोनों पे टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहा है, बट ये बड़ा होगा क्योंकि आर्म लेंथ बड़ी है। तो ये क्या करेगा, इसको और इस पोजीशन से दूर ले जाएगा, और फाइनली इस पोजीशन तक जब ये हमारा रॉड पहुंचेगा, तो उस केस में जो एंगुलर स्पीड हमारे इस रॉड की होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम। और जब एंगुलर स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी, तो वहीं पे इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, जो कि v1 से लिखी जानी है। ठीक है ना? अब हमको मालूम है कि जो वर्क डन
है। अब तो पोटेंशियल से भी परिचित हो गए, तो पोटेंशियल से कर दे क्या इसको? हेलो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में पोटेंशियल से नहीं, वर्क से ही करते हैं। तो वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे पहले था, यहाँ पे पहुंचा, तो इस पोजीशन से इधर 3L/4 पे था, अब ये 3L/4 इधर चला गया, तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? 3L/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होगा Q इंटू E इंटू 3L/2 पॉजिटिव का वर्क हुआ। ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे फील्ड के अपोजिट चला गया, कितना चला गया? L/4। पहले यहाँ से था L/4, अभी इधर हो गया, तो L/2 गया, तो माइनस का Q इंटू E इंटू L/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क हो गया। ये इक्वल हो जाएगा किसके? हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कोई जन। m इंटू L/4 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3L/4 का स्क्वायर होगा ना? बोलो। यस सर। तो ये हो गया 16 और 9 और 1 10, 10 ml स्क्वायर बाई 16, यानी कि 5 ml स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे रख दो, तो Q इंटू E इंटू L दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 ml स्क्वायर बाई 8 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या पता हो गई भाई? 8 दूना 16, 16 QEL डिवीजन में 5 ml स्क्वायर रूट के अंदर। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इंटू L/4। क्यों भाई, ठीक है? यस सर। तो ये हो जाएगा, ओमेगा में से 16 कट जाएगा, ऊपर का नीचे का L चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा आपका QEL डिवाइडेड बाई 5M। ठीक है? दिस विल बी द स्पीड ऑफ द स्मॉलर बार। क्लियर है विषय? यस सर। विषय जिसने पूछा था उसको समझ में आया? भाग गया का? यस सर। चलो ठीक है, तो आज को यहीं पे फिनिश। आज की कहानी यहीं पे हो गई फिनिश। नेक्स्ट क्लास आपकी जो पड़ेगी उसमें आप जो बचे कुचे प्रॉब्लम होंगे वो करके स्टेप 2 तक सभी लोग पूछ लेना कम से कम, है ना? यस सर। इसको फिनिश कर देना है। यस सर। सर लीव कर दें? हाँ जी, हाँ जी, चल जाए। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.